उस छवि चित्र को पूरे गांव के लोगों को दिखाया। गांव के सारे लोगों ने उस छवि चित्र को पसंद किया। उसी छवि चित्र को तहसील के लोगों को बताया। सबने कहा इतना मनोरथ छवि चित्र बनाया, श्रेष्ठतम सब छवि चित्र बनाया। तो उसको जिले के लोगों को दिखाया, सबने उसको पसंद किया। वो छवि चित्र आचार्य भगवंत पुष्पदन सागर जी को भेंट किया। तो गुरुदेव ने उस छवि चित्र को निहारते हुए देखते हुए कहा, यह भव्य है, मनोरथ है, श्रेष्ठ है, पर इसके अंदर तुमने चरण तो बनाए नहीं। तो मेरे पुलक मंच के सदस्य ने कहा, गुरुदेव आपको हमने अंतर मन में स्थान दे रखा है, अगर चरण बनाते तो आप विहार कर जाते। हम आचार्य भगवंत के चरणों में बैठकर आज की काव्यनीता प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं चंद पंक्तियां आप लोगों के बीच में पढ़ता हूँ कि अगर ये सत्य संयम के बीज न बोते तो हम संसार सागर में खारे होते गोते, ना जीवित ये आत्मा होती, ना जीवित ये मंत्र होते। अरे देश कब का इन मर गया होता अगर ये संत ना होते, अगर ये संत ना होते, अगर ये संत ना होते। आपकी तालियां कमजोर है, आप लोगों के लक्षण खराब है। हाँ, मैं ढंग की बात करूं तो ढंग से तालियां बजाते रहना, वरना मेरे को सब तरह का काम आता है। मैं स्कूल में पढ़ाने का काम करता हूँ। सरकार मेरे को 40,000 देती है, 20,000 सावधान के और 20,000 विश्राम के। हाँ, मास्टर आदमी हूँ, और मास्टर का मतलब तो आप लोग समझते ही है। जो सब्जी बाजार में 20 रुपए किलो में मिले वो 18 में ले आए वो मास्टर, और वही वाली सब्जी अगर कोई 15 रुपए किलो में लाए वो हेड मास्टर, और उसी सब्जी को अगर कोई 12 रुपए किलो में लाए वो जिला शिक्षा अधिकारी। पढ़ता हूँ पंक्तियां फिर से कि धक धक करती ज्वालाएं भी जिनके चरणों में चंदन बन जाती हो, मंत्र मुग्ध हो सारी जनता समता रस में संग जाती हो। रत्न त्रय के धारी गुरुवर आप सद्गुण से मंडित है, वेद पुराण पुराण के आप पारायण पंडित है। अरे पुष्पदंत सागर से लेकर दीक्षा लाए रत्न त्रय की गागर, और युग युग जियो इस धरती पर मेरे गुरुवर पुलक सागर, मेरे गुरुवर पुलक सागर, मेरे गुरुवर पुलक सागर। मैं इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूँ माँ सरस्वती की वंदना से। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, पूरी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक माँ की मेहरबानी चाहिए। हमारे बीच में बंबई से चलकर आदरणीय लता जी है यहाँ पर उपस्थित है, वे आए माँ सरस्वती की वंदना करें। एक बार समूचा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने की आज्ञा प्रदान करें। बहुत अच्छा लग रहा है इतने पवित्र और पाक अवसर पर आकर। मैं माँ सरस्वती की वंदना और आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। हम लोग क्या चाहते हैं वंदना में, मैंने कहने की कोशिश की अलग तरीके की वंदना। सुनिएगा, राजस्थान से ताल्लुक रखती हूँ, थोड़ा सा आपको उसमें असर नजर आएगा। सुनिए। हे वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू 1 रुपया। हे वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू 1 रुपया, मुझको देना है तो ये वर दे रे, मेरी झोली गीतों से भर दे रे। रीत तेरे पूजन की मैया मैंने नई निकाली, तेरे चरणों में रख दी अपनी रचना की थाली। चिंतन का कुमकुम लाई हूँ और मनन की माला, खोल मेरे मस्तिष्क द्वार का अपने कर से ताला। चरणामृत दे मुझे लगन का, चरणामृत दे मुझे लगन का, और
मुझको देना है तो ये वर दे रे, मेरी झोली गीतों से भर दे रे। जो उसकी कृपा ना हो तो मैं भी क्या कर पाऊं, मैं अज्ञानी जो मैया लिखवाए लिखती जाऊं। रचनाएं सब उसकी दासी सेवक है ये अक्षर, मेरी कल्पना और सोच सब उसके नौकर चाकर। करूं उम्र भर उसकी सेवा, करूं उम्र भर उसकी सेवा, और ये चाहूं मेवा बस मुझको सोच प्रखर दे। वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया, मुझको देना है तो ये वर दे रे, मेरी झोली गीतों से भर दे रे। और आखिरी बंद देखिए, तमाम कवियों की तरफ से पहुंचा रही हूँ, सुनिएगा। मेरी वाणी सीधी सादी दुनिया एक तमाशा, कभी न मैली होने पाए मैया मेरी भाषा। मेरी रचना की इज्जत पर कभी आंच न आए, संकट में इसकी मर्यादा भंग न होने पाए। जैसा तेरा वीणा वादन हो, जैसा तेरा वीणा वादन, मुख तेरा मन भावन, कविता वैसी सुंदर दे। वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया, मुझको देना है तो ये वर दे रे, मेरी झोली गीतों से भर दे रे। ये मालवा की ऊर्जावान भूमि है, यहाँ कभी भी पैदा होते हैं तुरंत, जैसे अभी बीज डाला और पौधा उग गया। जो है कुंवारे उनकी होगी शादी, शादीशुदा के घर फूल खिलने वाले, क्योंकि अच्छे दिन, थोड़ा मुकर होकर के बोलना। जिनके मकान है कच्चे उनके पक्के होने वाले, जिनके मकान है कच्चे उनके पक्के होने वाले। और बेरोजगारों घबराओ मत, ये नौकरियां देने घर पे आने वाले, क्योंकि अच्छे दिन। तुम लोग सुंगड़े की तरह बैठोगे तो मेरा काम नहीं चलेगा। हाँ, बहुत अच्छा आदमी है, मैं तेरे गंजत्व को प्रणाम करता हूँ। इस देश के लोकतंत्र में माथे पर हाथ फेरने का अधिकार दो को ही दिया गया है। ये तो माथे पर हाथ फेरती है माँ के, फिर हाथ फेरती है पत्नी, बाँ हाथ फेरती है तो बाल बड़े होते हैं। इसके तो लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालों ने फेरा। एक बार तालियां मिलकर के बजा लो। बहुत बढ़िया वंदना की लता जी ने, अपने तरीके से अपने अंदाज से की। अगर मेरे जैसा हास्य का विद्यार्थी होता तो वो इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करता। अपन तो सीधा सीधा कहते हैं माँ सार दे, मुझको सच्चा प्यार दे, जितने भी यहाँ बैठे हैं उन सभी को तार दे, और देश के सारे भ्रष्ट नेताओं को सीधा जमीन में गाड़ दे। ये अपनी वंदना का तरीका। मित्रों, एक अनुरोध आप लोगों के बीच करता हूं। मां सरस्वती एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब अनगिनत बार इस धरती पर जन्म लेती है, तब कहीं जाकर एक पुष्पदंत सागर और एक पुलक सागर जैसा पुत्र अवतरित होता है। हम आचार्य श्री के पावन सानिध्य में बैठ करके कविता पाठ कर रहे हैं। हम लोगों का गौरवशाली क्षण है, हम बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं।
मैं चाहता हूं इस कवि सम्मेलन के पहले उद्घाटक बल्लेबाज के रूप में आप लोगों को एक 78 साल का आदमी सौंपना चाहता हूं। कवि सम्मेलन एक वाचक परंपरा में एक विधा होती है, पैरोडी विधा। हिंदी फिल्मी गीतों को प्रति गीत के माध्यम से देश में व्याप्त विसंगति पर प्रहार करने की क्षमता रखने वाला एक कवि आज हमारे बीच में उपस्थित है, जो हैरत से उपस्थित है, राकेश जी वर्मा, जो 78 साल के हैं। हालांकि मैंने इनको इसलिए बुलाया कि हम लोग तो अगले साल भी आ जाएंगे। एक बार पूरा सदन तालियां बजा कर मैं राकेश जी को आमंत्रित करूं। भगवान महावीर स्वामी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजित परम पूज्य पुष्पदत्त जी सागर महाराज को प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रसंत परम पूज्य विपुल सागर जी को प्रणाम करता हूँ। निवेदन करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं अपने कार्य में सफल हूँ। आप सभी यहाँ उपस्थित श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ। मुझे सबसे पहले खड़ा किया गया क्योंकि ये देश पूरा जो है बूढ़े कंधों पे चल रहा है और ये कवि सम्मेलन भी बूढ़े कंधों से प्रारंभ हो रहा है। देश में जो कुछ भी आज हम देखते हैं उन्हें छोटे छोटे दो लाइन की टिप्पणियों से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले एक गणेश जी की कंप्लेंट मैं सामने प्रस्तुत करना हूँ आपके। इस साइड खड़े हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। चोरों और लुटेरों को बांट रहे मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। मुस्कुराइए मत, ताली भी बजाइए साथ साथ। आपका उत्साह हमारे पास काम में आएगा तो हम और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। दिल्ली में दातौन करे, पटना में कलेवा। भैया इधर से फर्क पड़ता है, आप जरा माइक ठीक से करें थोड़ा। दिल्ली में दातौन करे, पटना में कलेवा। हमरे ही नेता है, हमरे प्राण लेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। चंदा चरे चार चरे और चरे मेवा। चंदा चरे चार चरे और चरे मेवा। घपलों के भोग लगे, चमचे करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बांध खाए खाद खाए, सड़क चबा जाए। बांध खाए खाद खाए, सड़क चबा जाए। इनकी डालों से प्रभु आप ही बचाएं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आरती खत्म हुई, ताली बजाइए। मुझे बार बार निवेदन ना करना पड़े। दो लाइन की रचनाओं से मेरी बहुत छोटी छोटी रचना होती है। देखिए, मैं आपके आनंद के लिए आया हूँ तो धर्म कार्य में संलिप्त हैं आप बहुत समय से। आप लोगों के मन में थोड़ी बहुत थकान तो होगी, मैं उसे पुनर्जीवित आपकी ऊर्जा करने आया हूँ।
देखें, दो दो लाइन की रचना है। तुम वोट हो हमारे, बस चुनाव तक हो प्यारे, फिर ना मिला करो, कष्ट मत दिया करो। जिनके पाले में 100 विधायक है, जिनके पाले में 100 विधायक है, पूछो तो क्या भरोसे के लायक है। जो कल फूटे तो मत कहना कि सब दुखदायक है। जिनके पाले में 100 विधायक है, पूछो तो क्या भरोसे के लायक है। नेता के नैनों में कुर्सी का ख्वाब अनूठा रहता है। नेता के नैनों में कुर्सी का ख्वाब अनूठा रहता है। जब तलक बैठ जाए न उस पे पसर, वो रूठा रूठा रहता है। नेता के नैनों में कुर्सी का। और दो चार और आपके सामने पेश करता हूँ। दुनिया से क्या लेना देना, एक बार में सब चर लेना। दुनिया से क्या लेना देना, एक बार में सब चर लेना, कुछ भी रहे न बाकी। बड़े बुजुर्गों का ये कहना, कुर्सी की कोई रिस्क न लेना, खूब सजा ले झांकी। 5 साला जिंदगी है, कुर्सी ही तो बंदगी है। कुर्सी के चरणों को जाके चूम, फिर धूम मचा दे, धूम मचा दे, धूम। 2-4 मुखड़े और प्रस्तुत करता हूं, फिर थोड़ा विषय परिवर्तन करूंगा। बार बार देखा, बार बार देखा, 1000 बार देखा, बस एक चीज देता है हमारा रहनुमा, ठेंगा लो, ठेंगा लो, ठेंगा लो। घपला है, घपला है, घपला है, घपला है, घपला है, घपला। घपले के पीछे घपला नशी है। घपला नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अन्न मेरा नाम नहीं है। घपला है, घपला, घपले के पीछे घपला नशी है। और एक अंतिम, इस जरा सी बात पे वो लड़ने को तैयार, चुकाए जो न किसी से लिया उधार। जो खा के देश पूरा भी न ले डकार, नेता उसी का नाम है। एक बार मिलकर के तालियां बजा दो पीछे से।
जिंदाबाद। रिश्ता उसका चोर और डकैत से, तेल जो निकालता हो रेत से। रिश्ता उसका चोर और डकैत से, तेल जो निकालता हो रेत से। हो दर्ज केस जिसके नाम पे हजार, दिखे वो सबको पुलिस में मगर फरार। हो पीछे जिसके भीड़ चमचों की अपार। चलिए आपने लिखा मानिए, मैं तो केवल आप लोगों को आनंद देने आया हूं। मैं अक्सर जैन समाज के बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करता हूँ। यहाँ महिलाएं जिन्हें आजकल नर नारी शक्ति बोला जाता है या मातृ शक्ति, वो ज़्यादा तादाद में महसूस मौजूद रहती हैं। चलिए उनके लिए भी थोड़ी बहुत दो चार मुखड़े आपके सामने पेश करता हूँ। हाय हाय किस्मत खोटी, हाय हाय किस्मत खोटी, तेरे हाथ की सब्जी रोटी। हाय हाय किस्मत खोटी, तेरे हाथ की सब्जी रोटी। मेरी जान पे ही बन आए, जिसे कुत्ता तक ना सूंघे तू वो जबरन मुझे खिलाए। हाय 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 किस्मत खोटी, हाय हाय किस्मत खोटी। मेरी बीबी इतनी मोटी, अब आपको क्या बतलाएं। वो पंचर वाला कहे कार में ट्रक टायर डलवाए। हाय हाय किस्मत खोटी, मेरी बीबी इतनी मोटी। और एक दो मुखड़े और पेश करता हूँ, आनंद लीजिए। अभी दिलवाले दुल्हनिया का 1000 क्या कितने वीक पूरे हो गए हैं, उसका एक फेमस गाने में छोटी सी। ऐसे फूटे हैं हमारे करम, इनके पल्ले जो पड़े इस जन्म, एक जन्म में ही ये हाल है। कैसे काटेंगे सातों जन्म, ऐसे फूटे हैं हमारे करम। और एक अंतिम, बीबी आई है बीबी आई है, बीबी आई है मैं कैसे बीबी आई है। राखी होने के बाद फिर से करने बर्बाद, राखी होने के बाद फिर से करने बर्बाद। साले की जी आई है, बीबी आई है बीबी आई है। और एक जो आज राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस पर देखिए किसी विधायक की क्या तमन्ना होती है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तेरी मांग मोतियों से भर दूंगा, तेरी मांग मोतियों से भर दूंगा, तेरे बालों में सितारे जड़ दूंगा, तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा, तुझे पूरी सोने से मैं मढ़ दूंगा। तेरी मांग मोतियों से भर दूंगा, तेरे बालों में सितारे जड़ दूंगा, तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा,
तुझे पूरी सोने से मैं मढ़ दूंगा, वक्त तो आने दे, मंत्री बन जाने दे, वक्त तो आने दे, मंत्री बन जाने दे। तेरे मायके के छोकरा छोकरी लगवा दूंगा मैं सबकी नौकरी, तेरे सासरे के जेठ और देवर बनवा दूंगा उन्हें मैं डायरेक्टर, वक्त तो आने दे, मंत्री बन जाने दे। और अंतिम दो रचनाएं आपके सामने पैरोडी के शक्ल में प्रस्तुत करता हूं। थोड़ी सी गंभीरता, एक देशभक्ति की रचना पेश करूंगा, एक मेरी मनपसंद रचना। उसके पहले दो लाइन आजकल जो टीवी सीरियल है, वाह रे वाह, वाह रे फिल्मों की नारी, कैसी बेशर्मी धारी, वाह रे फिल्मों की नारी, कैसी बेशर्मी धारी, ना मेहंदी बिंदिया काजल, ना घूंघट चुनरी साड़ी, ना तन पे कोई गहने, बस फुट भर कपड़े पहने, ना तन पे कोई गहने, बस फुट भर कपड़े पहने, आंखों की सारी लज्जा फैशन पे वारी, वारे वारे फिल्मों की नारी, कैसी बेशर्मी धारी। तो मित्रों, एक रचना देशभक्ति के ऊपर पैरोडी के शक्ल में, और एक मेरी मनपसंद रचना आपको सुना के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। सुने, इसमें मैं चाहूंगा कि आपका उत्साह मुझे मिले, समर्थन मिले। सीमा पर ना रुके अब कदम साथियों, सीमा पर ना रुके अब कदम साथियों, तुम तो किस्सा ही कर दो खत्म साथियों, उससे कह दो है नफरत हमें जंग से, पर जरूरी है वो भी रहे ढंग से, दे चुके हैं मुआफी कई बार हम, अब की रंग देंगे हम खून के रंग से, तोड़ दो उसके सारे भरम साथियों, तुम तो किस्सा ही कर दो खत्म साथियों। एक पग भी न पीछे हटे साथियों, सर कटे पर न सीमा कटे साथियों, जान दे के भी रहना डटे साथियों, आबरूए वतन ना घटे साथियों, अपनी धरती कि तुमको कसम साथियों, तुम तो किस्सा ही कर दो खत्म साथियों। और एक मेरे पसंद की छोटी सी रचना और आपके सामने पेश करता हूँ। ये भी राजनीति के ऊपर है, मगर थोड़ा इसमें गंभीरता मैंने लाने की कोशिश करी है। देशभक्ति के दो प्रसिद्ध गानों को मिला के मैंने ये गीत लिखा है, ये पैरोडी लिखी है। सुनिए। अरमा मिले हैं खाक में, सपने बिखर गए, वोटर को चूस चूस के नेता निखर गए, वादों के ढेर बेच के ये सब सवर
छोड़ा न कुछ भी देश को, पूरा कुतर गए। वतन की आबरू बताओ किस तरह बचाएंगे, वतन की आबरू बताओ किस तरह बचाएंगे। जब हमारे रहनुमा तिहाड़ जेल जाएंगे, वतन की आबरू बताओ किस तरह बचाएंगे। गांधी बदन से नंगा था, ये नंगे सब प्रकार से, पैदल वो घूमता था ये विमान और कार से। वो मिटा वतन पे ये वतन मिटा के जाएंगे, वो मिटा वतन पे ये वतन मिटा के जाएंगे। वतन की आबरू बताओ किस तरह बचाएंगे। माहौल खुशगवार अब नहीं है मेरे देश में, खुद गर्ज मक्कार कर रहे हैं इस देश में। ये देश को उड़ा कफन विदेश भाग जाएंगे, वतन की आबरू बताओ किस तरह बचाएंगे। ये थे इस कवि सम्मेलन के पहले कवि, और अगर ढंग ढंग का काम कर दिया तो एक बार तालियां बजा करके मेरे को एहसास है। वतन की आबरू तक पहुंचे 78 साल में। उधर से वो दीदी कह रही थी वो सब्जी वाली बात की तो गलत है। मातृशक्ति बेटी क्या होती है? बेटियां सुबह से सन्निग्धता, रात से गहनता, खुशबू से विरलता लेकर नदी के समर्पण की एक बूंद प्रकृति ने उठाई होगी, इस तरह परमात्मा ने लड़कियां बनाई होगी। हाँ दीदी घबराओ मत, मैं आपकी तरफ हूं। बात कविता की लगे तो एहसास कराते लेना। अच्छा सुनोगे कवि लोग अच्छा सुना के चले जाएंगे, अच्छा नहीं सुनोगे तो ये रोज वाला काम करते हैं। पर हम आचार्य भगवंत पद्मनाभ सागर जी के पावन सानिध्य में बैठकर, उनकी छत्र छाया में बैठकर, उनके आशीर्वाद में बैठकर के राजसंत मुनि पुलक सागर जी और मुनि संघ के श्री चरणों में बैठकर काव्य पाठ कर रहे हैं। हम भी अपने हमारी मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं। हम रोज दंत मंजन जो बाजार में बेचते वो आज नहीं बेचेंगे। सुबह से सन्निग्धता, रात से गहनता, खुशबू से विरलता लेकर नदी के समर्पण की एक बूंद प्रकृति ने उठाई होगी, इस तरह परमात्मा ने लड़कियां बनाई होगी। लड़की यदि भाभी है तो समता का रूप है, मामी मौसी है बुआ है तो ममता का रूप है, लड़की यदि बेटी है तो गुनगुनी धूप है, और लड़की यदि माँ है तो परमात्मा का रूप है। मैं चाहता हूं अगले कवि को आप लोगों के बीच में बुलाना, क्योंकि एक पोस्टर हटाऊंगी तब तक दूसरा ढंग से नहीं चिपके, इसलिए मेरा काम मध्यस्थता का। मैं एक हास्य व्यंग्य के कवि को बुलाना चाहता हूं जो सब विधाओं में महारत रखता है। व्यंग्य क्या होता है? हमारे बड़े कवि हुए आदरणीय शरद जी जोशी, वो व्यंग्य की भाषा में कहा करते थे, हमारी सरकारें तरक्की के लिए ठोस कदम उठाती है, पर कदम इतने ठोस होते कि उठते ही नहीं। ये व्यंग्य की बारीक कतरन है, थोड़ा और हल्का करके समझाता हूँ। एक दिन सुबह सुबह मायावती जी बकरी को लेकर घूमने जा रही थी। सामने से अटल बिहारी वाजपेयी आ रहे थे। उन दोनों को देख करके अटल जी ने कहा, ये भैंसे को कहाँ ले जा रही हो? मायावती जी ने कहा, अटल जी ये बकरी है। अटल जी ने कहा, ये बात मैं बकरी से कह रहा हूँ। ये व्यंग्य की बारीकी है। एक चौराहे पर एक नेता ने गांधी की प्रतिमा लगाई, ठीक उसके पास में सुभाष की प्रतिमा लगाई। थोड़ी देर बाद आए एक नेताजी, उन्होंने सुभाष को माला पहनाई, फिर गांधी जी को माला पहनाई।
थोड़ी देर बाद में आई एक गाय माई, उसने सुभाष की माला खाई, गांधी जी की नहीं खाई। मैंने कहा गाय मैया आपने सुभाष की माला खाई, गांधी जी की क्यों नहीं खाई? वो बोली बल्लू भैया बात तो सीधी सट्टे है, गांधी जी के हाथ में लट्ठे। मैं आप लोगों को गोविंद राठी के लायक बनाना चाहता हूँ। ये गोविंद राठी, इसको मैं एक डॉक्टर के पास ले गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको सर्दी जुकाम हो गया, चेक कर लो। तो डॉक्टर ने इनको चेक किया और 2 गोली टिकाई। बोले एक रात को सोते समय ले लेना और एक सुबह में उठ जाए तो। हाँ नहीं तो एक से ही काम हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से पूछ लिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये प्लस क्यों लगाते हो? वो बोले ये मरीज जिए या मरे अपने तो प्लस ही है। ये मैं एक सूदी बोला को ले गया एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको एक की जगह 2 आदमी दिखते हैं। डॉक्टर ने इनको ऊपर से नीचे तक देखा और बोला तुम एक की जगह 2 आदमी दिखते हैं। तो डॉक्टर ने इसको ऊपर से नीचे तक देखा और बोला तुम चारों को यही बीमारी है क्या? और व्यंग पहुंच जाए तो ताली बजाकर मुझे एहसास कराना, पहले सुन लो, सुनने के बाद बजाओ, ये चमचागिरी के लक्षण है। डॉक्टर ने कहा तुम चारों को यही बीमारी है क्या? इतने में अंदर से कंपाउंडर आया, बोला ये भीड़ क्यों लगा रखी है? मैं चाहता हूं हास्य, व्यंग और करुण रस तीनों में अपनी दखल रखने वाला एक कवि आकोदिया मंडी से हमारे बीच में उपस्थित है, जिसको सर्वाधिक सब टीवी के वाह में आप लोगों ने अधिकतम एपिसोड में देखा होगा। एक बार समूचा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर भाई गोविंद स्वागत है। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, संत श्री के चरणों में नमन करता हूँ, मातृशक्ति को विशेष प्रणाम करता हूँ, इंदौर के प्रबुद्ध श्रोतागणों को नमन करता हूँ, बाहर से आए हुए तमाम अतिथियों को प्रणाम करता हूँ, मंच पर विराजित कविगणों को नमन करता हूँ। ताली बजाकर मुझे भी आदेशित करता। 4 पंक्तियां पहले महावीर स्वामी के चरणों में रखता हूँ, 3 पंक्तियों में बताता हूं कि क्या काम आसान है और 4थी पंक्ति में बताता हूं कि क्या मुश्किल है। बता सकते रही कितनी चाहत रांझे से हीर की, थोड़ा सा वाली बता सकते रही कितनी चाहत रांझे से हीर की, पलक झपकते गिन सकते हम दौलत किसी अमीर की। बता सकते रही कितनी चाहत रांझे से हीर की, पलक झपकते गिन सकते हम दौलत किसी अमीर की। जिद कर ले तो लंबाई नापते द्रौपदी के चीर की, पर बखान नहीं कर सकते दोस्तों महिमा उस महावीर की। चार पंक्ति कविता के सम्मान में भी पढ़ता हूं, 4थी पंक्ति के बाद यह तय करूंगा कि मुझे कितनी देर पढ़ना है। जब कोयले भी कौओं की समर्थक हो जाती है, बल्लू भैया, जब कोयले भी कौओं की समर्थक हो जाती है, तब सारी राग रागनियां भी निरर्थक हो जाती हैं और कुछ नहीं होता हजारों तालियों की गूंज से, बस एक ताली पे कविता सार्थक हो जाती है। एक ताली भी साहब कविता के नाम पे आपकी मुझ तक पहुंची तो समझूंगा सफल हो गया, आना सार्थक हो गया। हालांकि राकेश वर्मा जी ने आपको कविता के नशे में डुबो दिया है, बहुत बेहतरीन काव्य पाठ किया आपने, कविता के नशे में डूब गए आप लोग। लेकिन एक बात बता दूं कि नशे में डूबना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक आदमी नशे की हालत में घर पहुंचा, जाके दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, बोले फिर भी क्या गया? बोले क्या करता? स्वास्थ्य खराब था। पत्नी ने गिरेबान पकड़ा, बोले स्वास्थ्य खराब था तो तू दारू पिएगा? बोले नहीं, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला कि 3 दिन दवा दारू लेनी पड़ेगी। दवा उन्होंने दे दी, दारू मैंने ले लिया। 3 दिन बाद बट्टा फिर भी क्या आया,
वैद्य जी के पास चला गया। बोले क्या बोले वैद्य जी? बोले वैद्य जी बोले आज वाइन लो। मुझे बताओ कि इंदौर में हूं मैं, तीन दिन बाद मट्ठा फिर भी के आया। अब पत्नी का दिमाग खराब, बोले वैद्य जी निपट गया, डॉक्टर निपट गया, अब क्यों पी? बोले तेरा बाप ने। बोले क्या बोला मेरे बाप ने? बोले देख जिस दिन तेरा मेरा लगन हुआ था, अपनी शादी हुई थी, तेरे बाप ने हम दोनों के सर पे हाथ रख के एक बात कही थी कि आज के बाद तुम दोनों मिलके घर बार संभालना। घर तू संभाल रही है तो बजाओ मिलके एक बार। सारे विषय निपटा दिए मेरे बुजुर्ग ने। महंगाई, भ्रष्टाचार, पाकिस्तान, नेता, पत्नी, एक आध तो छोड़ देते क्या दूसरे भी हैं? महंगाई का क्या खास जिक्र करे? पिछली सरकार ही निपट गई महंगाई के चक्कर में। जनता एक ही मुद्दे पे चली गई। क्यों चली गई मुझे इंदौर रेलवे स्टेशन पे आने के बाद मालूम पड़ा। क्योंकि उस सरकार ने घोषणा करी थी कि 5 रुपए में हर आदमी को भरपेट भोजन की प्राप्ति होगी। यकीन जानना साहब, इंदौर रेलवे स्टेशन के सुलभ कॉम्प्लेक्स में चला गया तो 5 रुपए पेट खाली करने के दिए। मुझे समझ में आ गया कि सरकार क्यों गई। भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार इस देश से खत्म हो ही नहीं सकता। हम तो मर के ऊपर चले जाए तो वहां शुरू कर दे। वो 3 इंजीनियर मर के ऊपर पहुंचे, एक पाकिस्तान का, दूसरा चीन का और तीसरा हिंदुस्तान का। उन्होंने जाके स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया। अब दरवाजे की हालत इतनी खराब कि दरवाजा चरमरा गया। दूध ने दरवाजा खोला, कौन? बोला हम इंजीनियर। बोले कहां से? पहला बोला मैं पाकिस्तान से, दूसरा बोला चीन से, तीसरा बोला मैं हिंदुस्तान से। दूध ने कहा अंदर तो ले लूंगा, मगर एक बात बताओ, तुम इंजीनियर लोग हो, इस दरवाजे की हालत बहुत खराब है, अगर इसकी मरम्मत करवाना हो तो खर्च कितना आएगा? पाकिस्तान का इंजीनियर बोला कोई खास खर्च नहीं आएगा, खर्च आएगा कुल 9,000 रुपए। दूध ने कहा कैसे? बोले 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल, 3,000 मेरे। चीन वाले से पूछा तो बता, बोले खर्च आएगा 12,000। बोले कैसे? बोले 4 की लेबर, 4,000 का मटेरियल, 4,000 मेरे। अब आया हिंदुस्तान वाले का, बोले खर्च आएगा 29,000 रुपए। बोले कैसे? बोले देख 10 तो तेरे। बचे कितने? पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे। यह टाइम लग रहा है। पत्नी के बारे में बात कर रहे थे। पत्नी के बारे में इतनी कविताएं लिखने की क्या जरूरत है? पत्नी का तो मतलब ही हिंदी में ये होता है कि जो पति पर तनी रहे, वो पत्नी। अंग्रेजी में बोलो तो वाइफ, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। जो आपसे बगैर किसी सूचना के लड़ने के हर वक्त कटिबद्ध रहे, प्रतिबद्ध रहे, वो पत्नी। एक आदमी बड़ी खुशी की स्थिति में दिखा मुझे। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? बोले भाई साहब खुश जरूर दिख रहा हूं, लेकिन अगर दोनों हाथ मैंने चेहरे पे से हटा लिए तो आप आश्चर्य में रह जाओगे। उसने चेहरे से हाथ हटाए तो होंठ जले हुए। मैंने कहा होंठ क्यों जल गए तेरे? बोले पत्नी को छोड़ने गया था रेलवे स्टेशन। मैंने कहा पत्नी को रेलवे स्टेशन छोड़ के आने से होंठ का क्या लेना देना? बोला भाई साहब उसको ट्रेन में बिठाने के बाद खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने इंजन जाकर चूम लिया। मिलके बजा लो यार एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब का कान जला हुआ। मैंने पूछ लिया बदलू भैया क्या हो गया कान में? अरे बोला राठी जी बड़ा मूर्ख लोग पड़े हुए हैं दुनिया में। मैंने कहा हुआ क्या? बोला प्रेस कर रहा था, अचानक लैंडलाइन पे किसी की घंटी आई। मैंने बेध्यानी में प्रेस ही उठाई और हेलो बोल दिया।
मैंने कहा वो तो ठीक है, मगर ये दूसरे कान को क्या हुआ? बोले उस मूर्ख ने फिर फोन कर दिया। पाकिस्तान का जिक्र कर रहा था। पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, मेरा ये मानना दीपक भैया। जो भी गलती करी वो हिंदुस्तान ने करी। गलती क्या करी? 4 पंक्ति में बताता हूं। कायरों की तरह जो नकाबों की आड़ में रहता है, 24 घंटे गंदा खून जिसकी दाढ़ में रहता है, गलती उसकी नहीं है। कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा प्यार से डाल दो तो वो रोटी की जुगाड़ में रहता है। गलती हमने ये करी कि कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया, अब उसे पूरी रोटी चाहिए। मगर कहेगा प्यार से तो पूरी रोटी डाल सकते हैं हम। अपने खाने के वास्ते पत्थर उबाल सकते हैं हम, मगर जिद पे आ गए तो चाहे तू कुत्ता हो शेर हो, हलक में हाथ डाल के भी रोटी निकाल सकते हैं हम वो लोग हैं। और एक बात कर रहे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान प्रधानमंत्री ने शपथ विधि समारोह में आने का न्योता दे दिया तो सारे देश को तकलीफ हो गई। मेरा तो यह मानना है साहब कि यह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का उदाहरण है, जो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधान को निमंत्रण दिया, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधान को उन्होंने रवानगी के वक्त 2 चीजें भेंट स्वरूप प्रदान की। आपने देखा होगा, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का संग्रह और दूसरी चीज थी एक बेशकीमती शॉल। ये 2 चीजें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दी और इशारा करके ये बताया कि कविताएं प्रेम प्यार मोहब्बत की सूचनाएं देती है। अगर प्यार मोहब्बत से समझे तो ये कविताएं हैं, वरना शाल तो हमें किसी दिन आके तेरे ऊपर चढ़ा दी। मैं चाहता हूं साहब, इस पूरे कवि सम्मेलन का जो शख्स बहुत खूबसूरती के साथ संचालन कर रहा है, बलवंत बल्लू के सम्मान में एक साथ जोरदार तालियां आपकी बनी। गजब का संचालक है ये आदमी, इतनी ऊर्जा इस आदमी में है, कमाल है। और कदम फूंक के संचालन करने वाला है देश का ये आदमी। और मेरा तो मानना यह था कि आदमी को कदम फूंक के रखना भी चाहिए। मेरा एक मित्र है बनवारी, वो भी बहुत फूंक फूंक के कदम रखता है। एक दिन रेलवे स्टेशन पे मिल गया, भोपाल के 2 टिकट खरीदे। मैंने कहा बनवारी लाल जी दूसरा कौन? बोला कोई भी नहीं। मैंने कहा फिर टिकट दो क्यों? बोला राठी जी ये गुम गया तो ये काम आएगा, और ये गुम हो गया तो ये काम आएगा। मैंने कहा बनवारी लाल जी दोनों गुम हो गए तो? बोले तो अपने पास ही पास रखा हुआ है। ताली गलत जगह बजा रहा। मैंने कहा बनवारी लाल जी पास भी गुम हो गया तो? अब बनवारी लाल जी के कदम फूंक कर रखने का तरीका आप तक पहुंच जाए तो अभी तक इस कवि सम्मेलन में जिसने ताली ना बजाई हो वो भी हाथ खोलने की कोशिश करना। मैंने कहा बनवारी लाल जी पास भी गुम हो गया तो? बोले तो जाग बोल रहा है। इसे कहते हैं इंटेलिजेंसी। मेरी औलाद 6 साल की मुझसे आके पूछती है पापा एक बात बताओ, बाप इंटेलिजेंट होता है कि बेटा? मैंने कहा वारी औलाद ये प्रश्न भी तेरे को मेरे से पूछना। फिर भी मैंने उसकी जिज्ञासा समाप्त करने के लिए कहा देख बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप की वजह से बेटा होता है, इसलिए बाप इंटेलिजेंट है। बोले नहीं पापा बेटा। मैंने कहा नहीं रे बाप। बोले बेटा। मैंने कहा बाप। बोले अच्छा एक बात बताओ आप, अमेरिका की खोज किसने की? मैंने कहा कोलंबस ने। बोले फिर उसके बाप ने क्यों नहीं की? गजब की बात है। हमारे भोपाल के सेंट फ्रांसिस्को स्कूल में एक मास्टर ने बच्चों को समझाया, बेटा हम जो एक बार सांस लेके छोड़ते हैं इतनी देर में चीन में एक बच्चा पैदा हो जाता है। एक बच्चा बेंच पे खड़ा हुआ और जोर जोर से सांस लेके छोड़ने लगा। मास्टर घबराया। मास्टर ने कहा तुम्हें क्या कर रहा है? बोले सर चीन में बच्चे पैदा कर रहा हूं। हम तार जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं जिस भूमिका में मुझे बलवंत बल्लू ने खड़ा किया है वो एक व्यंग्यकार की भूमिका है। ये सारी बातें जिसका कविता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपसे जुड़ने जुड़ाने की बात थी। मैं
उन्होंने मुझे जिस भूमिका में यहां खड़ा किया है व्यंग के लिए, 4 पंक्ति से देखूंगा कि आप व्यंग तक पहुंचते हैं या नहीं। अगर पहुंच गए तो 8 पंक्ति का सुनाऊंगा और फिर 16 पंक्ति का। व्यंग होता क्या है, लालू प्रसाद यादव एक दुकान के अंदर गए, वहां बड़ी वस्तुओं में से उन्होंने एक वस्तु उठाई और दुकानदार से पूछा, ये बंदरवा का तस्वीर कितने का है भाई? दुकानदार बोला, है बंदर की तस्वीर नहीं है भाई साहब, ये आईना है। बात तो खा गए, बस समझ गया, ये व्यंग है। अब एक व्यंग आप तक पहुंचाता हूं 12 पंक्ति का, कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि देना दी। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। ताली सब बजा सकते हैं, अच्छी पंक्ति है। ये बताता रहूंगा कि व्यंग की कौन सी अच्छी पंक्ति है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आके अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति भी ये नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना, एक दावा करता हूं कि ताली रोक के बताना। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आके अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना के बोले, आप कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? आज कहां कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आप तो हवा का रुख देख के लगाएंगे। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 66 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। बल्लू भैया कविता व्यंग छोड़ के दूसरी सुना दूं, माँ बनी। मातृ शक्ति भारी तादाद में है, इसलिए मैं थोड़ा सा, मैं साहब दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत जो निश्चित रूप से मां के सिवा कोई नहीं हो सकती। एक बार चाहता हूं कि पूरा सदन अपनी अपनी मां के सम्मान में ताली। कविता की भूमिका में सिर्फ 4 पंक्ति पढ़ता हूं कि जमाने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती, आदमी होकर भी उसकी आदमी जात नहीं रहती, और बड़ा बदनसीब होता है वो शख्स दुनिया में मां जिंदा होके भी जिनके साथ नहीं रहती। तालियां थोड़ी कमजोर है, मैं फिर 4 पंक्ति से कोशिश करता हूं। क्या बताऊं तुम्हें वो कहां कहां रखती है, तुम्हारे कदमों में जो खुशियों का जहां रखती है। वक्त आया तो 2 दिन उसे घर में न रख सके, 9 महीने कोख में तुम्हें जो मां रखती है। पीछे वाले लोग जो बैठे हुए हैं शायद अभी तक जागे नहीं। मैं फिर 4 पंक्ति से कोशिश करता हूं और उनको इस मां की कविता में शामिल होने के लिए आग्रह करता हूं। मेरा एक मित्र है साहब आलोक शर्मा, भोपाल में रहता है। एक कवि सम्मेलन के दरमियान में उसके घर रुक गया तो मैंने देखा कि उसकी 93 ईयर की मां बढ़िया कामकाज करती हुई बढ़िया हालत में दिखी। तो मैंने मित्र से पूछ लिया, यार माँ जी के कारण कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? बोले कोई दिक्कत नहीं है राठी भाई, खाली एक दिक्कत है कि रात को नींद में बोलती बहुत है। साहब उसने क्या मालूम किस मुहूर्त में बात कही। मैंने घर आने के बाद 4 पंक्ति लिखी, लेकिन 4थी पंक्ति के बाद ये दावा करता हूं कि अगर आपको आपकी माँ रात को नींद में बोलती हुई दिख गई तो आपको गोविंद राठी याद रहे न रहे, आपको अपनी माँ पे लाड़ा जाएगा, प्यारा जाएगा। एक बार फिर ताली बजा के आदेशित करें, मैं पंक्ति पढ़ूंगा। जो उंगली हाथ से छूटे तो मायू हड़बड़ाती है, जो उंगली हाथ से छूटे
तो मायूं हड़बड़ाती है, बगैर पानी जैसे मछली कोई तड़फड़ाती है, वो सोते में भी करती है दुआएं बच्चों की खातिर, समझते हम ये हैं, मां नींद में भी बड़बड़ाती है। बस कविता प्रारंभ करता हूं। कविता के बीच में चाहे ताली बजाना मत बजाना, कविता संपूर्ण होने के बाद आपकी तालियां मुझे आखिर में जब यहां से रुखसती हो रही मेरी, सुनिएगा कि मां कौन होगा भला दुनिया में तुझसे बढ़कर, एहसान किया 9 महीने अपनी कोख में रखकर, अंदर रोया बच्चा तो तेरे दिल से आ उठी, कहीं करवट बदली हमने तो तू करहा उठी, हजारों दर्द सहे मुंह से कभी उफ नहीं कहा, ये तेरा दम था जो तूने प्रसव पीड़ा को सहा, थी उम्र रोने की मगर कहां रोए हम, ख्वाब में गर जरा सहमे तेरी थपकी से सोए हम, भला कौन चुका सकेगा तेरा एहसान बकाया, तूने दूध नहीं सीधे से अपना लहू पिलाया। तूने दूध नहीं सीने से अपना लहू पिलाया, मगर हम तो जैसे भूल ही गए तेरे जज्बात, जिस वक्त से दूध पिलाया उसी वक्त पे मारी लात, थोड़े बढ़े तो प्यार से तेरे गाल को काटा, और थोड़े बढ़े तो दूसरे गाल पे चाटा, हम प्रेम प्यार मोहब्बत की सारी थ्योरियां भूल गए, तेरे होठों से निकली मीठी मीठी लोरियां भूल गए हमारी खातिर जिंदगी धुआं धुआं की, कभी मंदिर में टेका माथा कभी मस्जिद में दुआ की, भूल गए हमें गोद में रखकर न थकी तू, कभी बनी यशोदा तू तो कभी बनी देवकी तू। मैं साहब इतिहास की कुछ माओ की याद दिलाता हूं जिनको हम भूल गए, कभी बनी यशोदा तू तो कभी बनी देवकी तू, हम भूले मां अनुसुईया को, हम कौशल्या को भूल गए, हम त्याग भूल गए गंगा का, पत्थर की अहिल्या भूल गए, हम भूले मदर टेरेसा को, हम मां मरियम को भूल गए, जो महावीर से रही जुदा त्रिशला का संयम भूल गए, जो महावीर से रही जुदा त्रिशला का संयम भूल गए। अरे हम भूले जीजाबाई को, हम पन्ना का इतिहास भूल गए, जंगल में बच्चे पाल दिए उस सीता का वनवास भूल गए। हाँ हम भूल गए सब कुछ कि ये तकदीर थी खोटी, वो तेरे हाथ की चटनी वो तेरे हाथ की रोटी, भूल गए जो गिरते थे तो तेरा दौड़ कर आना, वो उंगली पकड़ हमारी पाठशाला छोड़ कर आना, पिटके आते थे बच्चों से कि हम रहते थे लल्लू से, वो आंसू पोंछना तेरा फटी साड़ी के पल्लू से। और एक किस्सा याद दिलाता हूँ, वो आंसू पोंछना तेरा फटी साड़ी के पल्लू से, हर किस्से में तू ही थी, जो किस्सा याद आता है वो तेरे साथ में बीता हर लम्हा याद आता है, इधर ठसका था खांसी का, इधर ऑफिस की जल्दी, वो गिलास पकड़ा ना तेरा मिलाकर दूध में हल्दी, वो गिलास पकड़ा ना तेरा मिलाकर दूध में हल्दी, हमारे तन को पल भर में तेरा उपचार लगता था, त्योहार था नहीं कोई पर हर दिन त्योहार लगता था, नजर किसकी लगी कि हो गए त्योहार फीके से, बलाएं सब उतरती थी तेरे काजल के टीके से, अब न काजल है न आंचल है, बस एक रोना है उम्र भर का, जरा कर तो नजर क्या हो गया माहौल इस घर का, नहीं ये देखता कोई कौन कितना कमाता है, काम जो कुछ नहीं करता वो सब पे हक जताता है, हमारे साथ जब तक थी तो क्या हालात थे घर के, बड़ा छोटा न था कोई, थे हम सभी बराबर के, वो कोई चीज तू सबको बराबर बांट देती थी, जो सर कोई उठाता था तो उसको डाल देती थी, पर तू क्या गई कि आ गई रिश्तों में दूरियां, देख निकल आई हैं मेरे चेहरे की झुर्रियां, नजर में बच्चों की मैं कचरा कूड़ा लगने लगा हूँ, 40 की उम्र में 65 का बूढ़ा लगने लगा, 40 की उम्र में 65 का बूढ़ा लगने लगा हूँ, गलत भी काम करता हूँ तो कोई रोकता नहीं, ये आंसू गिरते रहते हैं पर कोई पहुंचता नहीं, घर के आंगन में भी एक सन्नाटा पसरा सा रहता है, दिया जो मुस्कुराता था बुझा बुझा सा रहता है, बड़े तत्पर से दिखते थे सब तेरे एक इशारे में, अब पानी तक नहीं डलता यहाँ तुलसी के क्यारे में। और एक पंक्ति देखना साहब,
अब पानी तक नहीं डलता यहाँ तुलसी के क्यारे में। घी और दूध का तो घर में जैसे दरिया बहता था, तेरे हाथों से जो मिलता था मन ये तृप्त रहता था। अब न ये प्यास मिटती है न मेरी भूख जाती है, मैं पानी कितना भी डालूं ये तुलसी सूख जाती है। मैं पानी कितना भी डालूं ये तुलसी सूख जाती है। तेरे साए से क्या बिछड़ा दुख का पर्वत टूट रहा है। जो शेख बची थी यहाँ चांदनी गम का सूरज लूट रहा है। तो माँ चली भी आओ वापस अब किसी भी रूप में, जल के हो न जाऊं खाक इस दुनिया की धूप में। अब आ भी जा कि तेरे बिन गुजारा कर न पाऊंगा, जो अभी तू नहीं आई कसम तेरी मर जाऊंगा, जो अभी तू नहीं आई। अच्छी कविता के लिए एक बार समूचा सदन दोनों हाथ ऊपर उठा करके अच्छी तालियां बजाकर भाई गोविंद राठी का अभिनंदन करें। चलते हैं, मैं इस कवि सम्मेलन की थोड़ी सी स्थिति को और बदल